हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कल की क्लास में हम बहुत जोरों शोरों से शुरू कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको एक सम शॉट दिया था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, सारी थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। आपको डिटेल में पढ़ना है सिर्फ टेलर की थ्योरी को और फेयोल की थ्योरी को, राइट? उसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें से बनता है, जो टेलर की थ्योरी है और जो आपके पास फेयोल की थ्योरी है वहां से, और बाकी भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि कल की क्लास में मैं पूरी डिटेल में आपको इन दोनों की थ्योरी समझाऊंगी। सो वी विल ट्राई टू कवर इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कल हमने शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप बीबीए, एमबीए, बीकॉम जैसे कोर्सेज करेंगे वहां पे ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह आपके सामने आएगा। ठीक है, तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कैसे डिराइव की गई हैं? रिसर्च के बाद, राइट? रिसर्च किस पे की गई है? एक्चुअल कंडीशंस में, एक्चुअल लोगों पर, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ये रिसर्च कंडक्ट की गई है ओवर अ पीरियड ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उन्हें जनरलाइज किया गया, राइट? जब 2-3 रिजल्ट्स एक जैसे आते हैं तब हम उन्हें जनरलाइज कर सकते हैं। अब ये साइंस तो है नहीं, यहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एकदम प्रिसाइज रिजल्ट तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एक तरफ इंक्लाइंड होकर रिजल्ट्स आते हैं तो हम उन्हें क्या बना देते हैं? प्रिंसिपल्स बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि जब से मैनेजमेंट चलता आ रहा है, जब से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तब से जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है कि भाई किस सिचुएशन से कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, इन सब को करने के लिए हमें कौन कौन से डिसीजन मेकिंग करने हैं, उसके लिए हमने कुछ जनरल गाइडलाइंस दी और उसे हमने बोला बेटा प्रिंसिपल्स, राइट? और वो किसके प्रिंसिपल्स हैं? मैनेजमेंट के। सो इट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आपके वो हैं टेलर एंड फेयोल। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के जो आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है, लेकिन उन्हें समझने से पहले हमें ये देखना है कि भाई नेचर क्या होता है इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल यानी कि पूरे संसार में एप्लीकेबल है, यानी कि इसे अप्लाई किया जा सकता है। कहां पे? ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब मैं बात कर रही हूं ऑल दी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है मैम? छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक डोमेस्टिक कंपनी है या इंटरनेशनल कंपनी है या एमएनसी है। तो मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, चाहे वो साइज के बेस पे हो, सर्विस के बेस पे हो, प्रोडक्शन के बेस पे हो, किसी भी तरीके से आप उसे डिफरेंशिएट करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लाला जो दुकान चला रहे हैं, बैठ रखे हैं अपनी दुकान पर, वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और एक बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न, एप्पल, टेस्ला, ये लोग भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं। किस लेवल पे इस्तेमाल होंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, यानी कि साइज, मैग्नीट्यूड,
कोई भी नेचर हो बिजनेस का, कोई भी कंट्री हो, कोई भी उसका बेस हो, ये सब मैटर नहीं करता है. दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, जनरल गाइडेंस. अब बेटा ये जो आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक जनरल गाइडेंस के लिए है. ये आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिचुएशन आई थोड़े सालों पहले 2020 में, जहां सारी चीजें लॉकडाउन में चली गई, राइट. सारे काम जो थे वो ऑनलाइन मोड में होने लगे, वर्क फ्रॉम होम आ गया, जो टीचिंग था वो भी पूरा ऑनलाइन होने लगा, राइट. अब हमने जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खोलकर देखा तो इसका कोई हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है. कहां से होगा? क्या ऐसी सिचुएशन पहले हिस्ट्री में आई थी? नहीं आई थी. लेकिन फिर भी हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो कहते हैं कि भाई कोई भी कंडीशन हो, द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिमेन द सेम एंड एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाइंड टू दैट सेंटर गोल. तो हमने क्या किया, उन प्रिंसिपल्स को पकड़कर चले और फिर हमने उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता था वो किया. जैसे ऑनलाइन टीचिंग पर आ गए, वर्क फ्रॉम होम पर आ गए, कंपनीज ने लैपटॉप्स देने शुरू कर दिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करनी शुरू कर दी लोगों की, राइट. ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी. पहले जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इतना कम इस्तेमाल होता था, ये और ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया. सो व्हाट इज दिस, दैट इट इज टेलिंग यू दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ जनरल गाइडेंस के लिए हैं. ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बेटा जो रिसर्च हो रखी है वो उस सिचुएशन के हिसाब से थी. तो जो वहां से कंक्लूजन आए हैं वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं. आपको उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो दे विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट आंसर्स और एग्जैक्ट सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम टू द मैनेजर्स. दे विल गिव अ जनरल गाइडलाइंस, अ जनरल प्रीमाइसेस कि इस तरीके से आप ऐसी अननोन सिचुएशन से टैकल कर सकते हैं. सो दे आर जनरल गाइडेंस, दे आर नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट एनी मैनेजर कैन फेस. कोई भी बेटा मैनेजर के पास ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें वो खोलेगा कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम, दो एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हो गई, चलो देखते हैं क्या करना है इसका. नहीं, ये नहीं होने वाला है, राइट. उनके पास पुराने केसेस रखे होंगे कि फैक्ट्री ए में इस तरीके का एक सिचुएशन आई थी जहां पे दो एम्प्लॉयज में लड़ाई हो गई थी, किसका, और ये इसका रिजल्ट था. सो व्हाट आर दिस जनरल गाइडेंस कि पहले ऐसा जब हुआ था, इस तरीके का सिनेरियो आया था, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया था. सो दीज आर जनरल गाइडेंस. जनरल यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कोई प्रिसाइज चीज को ये डील नहीं करता है. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब जनरल गाइडेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसे फॉर्म हुए हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब कोई एक चीज हुई, जैसे मैंने आपको कल बताया था एक हैवाथॉन एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. अब बेटा हैवाथॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो कि उन्होंने कितने साल तक वो स्टडी की. 10 साल तक, 12 साल तक रिसर्चर्स जो है वो एक ही फैक्ट्री में बार बार जा रहे हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोगों पर कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि अब क्या किसी दो एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आ रहा है. तो इसमें प्रैक्टिस लगी है, मतलब बार बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है, बार बार चीजों को टेस्ट किया गया है, कैसे एक्सपेरिमेंट कर करके, और उसके बाद कहा गया कि हाँ इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ऐसा होता है. जैसे उन्होंने क्या कहा था, जब हैवाथॉन एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ उनकी काम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, उनका जो सोशल सर्कल है वो अच्छा है, तो ऐसी जगह पे लोग अच्छे से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं. तो क्या ये उन्होंने एक दिन की रिसर्च पे कह दिया? नहीं, सालों सालों तक वो रिसर्च करते रहे, अलग अलग चीजों को चेंज किया. कि भाई पहले उन्होंने लाइटिंग चेंज करके देखी जहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर उन्होंने ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करके देखे कि भाई अगर वर्कर्स को ज्यादा ब्रेक मिलता है या पर्क्स मिलते हैं तब काम करते हैं. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये जनरल गाइडलाइंस हमारे पास आ पाती है, राइट. उसके बाद है फ्लेक्सिबल. अब
बेटा जो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये जनरल नेचर के हैं तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी मैनेजर के पास एक बुक नहीं होती कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे लॉ में होता है कि भाई पहले इस तरीके का एक केस आया था तो ये जुरिस्डिक्शन दी गई थी, तो वहां पे बहुत रिजिड होता है कि इस टाइप के केस में इस तरीके के रिजल्ट्स आए थे। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कोई भी दो सिचुएशंस कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती हैं, राइट। लाइक लेट्स से दो एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हुई, ऐसा हमने एक केस देखा 10 साल पहले का। अब बेटा 10 साल पहले की जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल अलग थे, वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अलग थे, मैनेजमेंट टेक्निक्स बिल्कुल अलग थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग थे, लोगों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग था, लोग एम्प्लॉयज का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। तो आज की डेट में हम उस एग्जाम्पल को एक प्रेमाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल स्टिक ऑन करके ये नहीं कह सकते कि जैसा उस टाइम पे किया गया था वैसा ही अब किया जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग इन अ डायनामिक वर्ल्ड। तो इसीलिए उन्हें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा फ्लेक्सिबल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल, राइट। नाउ मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमंस, मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमंस एंड मैनेजमेंट इज डन टूवर्ड्स ह्यूमंस, राइट। हम मैनेज किसे कर रहे हैं, लोगों को, और मैनेज कर कौन रहा है, लोग ही कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं और जिन लोगों को मैनेज किया जा रहा है, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे की तरफ अच्छा रहे। अगर दोनों एक दूसरे से कंपीट करने लगेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने लगेंगे, तो एट द एंड सफर कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, और मैनेजमेंट का जो गोल है वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो आपके मैनेजर्स हैं उनका बिहेवियर और जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर एक पॉजिटिव तरीके से चेंज किया जा सके, एक ऐसी डायरेक्शन में जहां ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो और सब लोग साथ मिलकर काम कर सकें। बिकॉज मैनेजर्स कैन नॉट वर्क विदाउट वर्कर्स एंड वर्कर्स कैन नॉट वर्क विदाउट मैनेजर्स। तो दोनों का बिहेवियर पॉजिटिव होना, एक दूसरे की अलाइनमेंट में होना बहुत जरूरी है, राइट। देन वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो ये बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये किस लिए किए हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए किए हैं। हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किए ताकि हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल सके। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि रिसर्चर ने देखा कि बार बार वो क्या कर रहे थे, टाइम एंड मोशन स्टडी में वो झुकते थे वर्कर्स, वो उठाते थे ब्रिक और उसे ऊपर रखते थे, उसकी वजह से नंबर ऑफ मोशंस जो थे वो बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जब रिपीटेड मूवमेंट्स हो रही हैं तो उसका इफेक्ट क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो थक जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है, आउटपुट में एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है, आउटपुट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोशंस होंगे उतना ज्यादा फटीग होगा। तो ये क्या है, कॉज। अब फटीग का कॉज क्या है, ऐसे मूवमेंट्स जिनकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का काम जो कर रहे हैं वर्कर्स। सो व्हाट इज दिस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए ही इसलिए जाते हैं ताकि दो चीजों के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जा सके। जैसे हमने कहा कि भाई अगर मैनेजर्स और वर्कर्स एक दूसरे से तालमेल में नहीं चलेंगे तो सबसे ज्यादा बुरा ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। तो ये क्या है, इफेक्ट किस पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशन पे। और इसका रीजन क्या होगा कि वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं चल रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट है ये किया ही इसलिए गया है ताकि चीजों के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जा सके कि भाई ये करने से ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा आएगा ही आएगा मैनेजमेंट में। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट हमेशा चेंज हो रहा है, राइट। क्यों चेंज हो रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसे सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है और तब इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। अब आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको काफी सारे जो पॉइंट्स बुलाए वो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है। अगर ये स्पेसिफिक गाइडेंस होती तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी थोड़ी ना हो पाती। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्यों है, क्योंकि जनरल गाइडेंस है, ठीक है। अब प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट
रेगुलेशन से आए हैं। ये जो जनरल गाइडलाइंस है, ये जनरल कैसे बने हैं? क्योंकि हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, राइट, बार बार एक्सपेरिमेंट किया है, राइट, बार बार एक्सपेरिमेंट करने की वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिराइव होते हैं, राइट। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो बनता है, लेकिन ये डील करता है किससे? ह्यूमन बिहेवियर से, जो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और इस वजह से इन्हें क्या होना पड़ता है? फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और कंटिंजेंट होना पड़ता है, राइट। आर यू गेटिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ इट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस है जो बनाई गई है रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, ताकि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिराइव कर सकें। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेकिन हमें किसकी लाइट में देखना है? बिहेवियर की लाइट में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए इनका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है और कंटिंजेंट होना जरूरी है, मतलब दे हैव टू चेंज according to the need, so it is contingent and it has to be flexible. So this is the nature of principles of management. I hope आपको ये पूरा जो मैंने एक आपको बताया है, ताकि आपको एक लाइन में सारी चीजें याद हो जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से बनाई जाती हैं, ताकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन सके। ह्यूमन बिहेवियर से हम डील करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए है और कंटिंजेंट होता है, राइट। तो एक स्टेटमेंट में आपके सारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर हो जाएंगे। नोट्स बनाइए, वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पर जा रही हूँ। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, CUET में भी आता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे लिखिए, ये पूरी स्टेटमेंट को लिखिए, ताकि एक ही स्टेटमेंट पढ़ के आपको सारी चीजों का मतलब समझ में आ जाए वन शॉट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नीड, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, तो हमारे पास मेनली 5 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इंसाइट इनटू रियलिटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज, अब आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, उसी से ये बनकर आएंगे। इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है। इंसाइट यानी कि इट हेल्प्स अस लुकिंग इनटू द रियलिटी, राइट। अब जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं, मैंने अभी बताया, वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू दिए गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया जा रहा है? ऑन एक्चुअल पीपल वर्किंग इन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सो इट इज गिविंग अस एन इनसाइट इनटू रियलिटी कि एक्चुअल में ये कंडीशंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके से एम्प्लॉयज के बीच में कुछ हुआ या मैनेजरियल कोई प्रॉब्लम आई और उसे किस तरीके से टैकल किया गया। सो इट इज गिविंग अस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिसकी वजह से रियलिटी की तरफ एक इंसाइट मिलती है। मैनेजर्स को पता चलता है कि भाई एक्चुअल में क्या क्या हुआ था और उसे किस तरीके से हैंडल किया गया था, राइट। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय actual real life examples and by experimenting actual people working in actual organization। कुछ भी फिक्शनल नहीं है यहाँ पर, अपने आप दिमाग में सोच के नहीं लिख दिया गया, चीज़ों को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन की गई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिराइव किया गया और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसे कहा गया। तो इसीलिए इट इज़ अ नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल, इट इज़ एन इनसाइड इनटू द रियलिटी। वो सच्चाई बता रहा है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना जाए, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, राइट। क्योंकि बार बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि ह्यूमन एफिशिएंसी कैसे बेटर की जा सकती है, मशीन्स पे से मैक्सिमम कैसे डिराइव किया जा सकता है, हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनका ढंग से इस्तेमाल हो, ये इंश्योर करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा पार्ट है बेटा मैनेजमेंट का। मैनेजमेट
एडमिनिस्ट्रेशन को ही आगे बढ़ाकर आया है। तो ढंग से हर चीज़ को एडमिनिस्टर किया जाए, सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो, ये कौन इंश्योर करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन इज साइंटिफिक डिसीजंस। अब हमें पता है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम लोग कुछ रिजल्ट्स पर आए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए, तो ये क्या है बेटा? हम लोग ह्यूमन बिहेवियर में साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाती है? साइंटिफिक हो जाती है। अब मैम डिसीजन को साइंटिफिक बनाने की क्या जरूरत है? बेटा जब हम एक डिसीजन को साइंटिफिक नज़रों से देखते हैं तो पहले तो वो जो ह्यूमन प्रेजुडिस है उससे हट जाती है, और दूसरा उसका इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार चीज़ें देखी, तो उस डिसीजन का सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो क्या है? साइंटिफिक डिसीजन है, राइट? बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर में कौन सा एलिमेंट लेकर आ रहे हैं? साइंस का एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, ताकि प्रिसीजन बढ़ सके। उसके बाद है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स, राइट? अब हमें ये तो पता ही है बेटा, मैंने आपको बार बार बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, हम लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उन्हें मोल्ड करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से। सो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स। अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन रहे हैं। मैंने आपको बताया क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज। सो दे आर मेकिंग श्योर कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमारे जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं वो भी चेंज हो रही हैं, वो भी इवॉल्व हो रही हैं। और लास्ट है बेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब बेटा मैनेजमेंट जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं लोगों के लिए, जैसे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कराते हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ही तो आए हैं। अब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती हैं? क्योंकि हमें पता है लोगों को जितना ज़्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उतने अच्छे से वो काम करेंगे, राइट? फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, राइट? तो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किस बेसिस पे की जाती है? इन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे ही तो की जाती है। एजुकेशन, अब आप फ्यूचर में जाकर जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरीज पढ़ रहे हैं। आज आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेडरिक टेलर की, फेयोल की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो ये आपका बेस बन रहा है फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर योर एजुकेशन। और बाद में हम बात करते हैं बेटा रिसर्च की। मैंने आपसे कहा था कि एक किसी भी सब्जेक्ट में जितनी भी आपकी स्टडीज हुई होती है उसे हम बोलते हैं लिटरेचर, और वो लिटरेचर बहुत ज़रूरी होता है आगे के टाइम में रिसर्च करने के लिए, आगे काम करने के लिए। तो रिसर्च करने के लिए, आगे की एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, और हमने देखा सिग्निफिकेंस। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल्स के लिए थी, उसमें से एग्जाम में कुछ ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की क्लास ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको लास्ट में बहुत जल्दीबाजी ना हो कि भाई कोई नोट्स नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी की पूरी थ्योरीज कंप्लीट करवाऊंगी आपको फेयोल की और टेलर की, विच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो लीव योर कॉमेंट्स कि मैम आज की क्लास कैसी थी। अपना अटेंडेंस मार्क करिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चेंजेस ला सकते हैं। एंड आई विल सी यू soon with the next video which will be tomorrow. Thank you so much. Until next time.